हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। सेट नंबर 4 के साथ हम आ चुके हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, सलाहकार थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, वो कौन थे? BN राव। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? इसमें जो लोग होते हैं वो खुद से अगर कोई पॉलिसी लाना चाहते हैं तो खुद से इनिशिएट करते हैं, लोग बताते हैं कौन सी पॉलिसी आएगा, वो होता है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर थे, सभी को हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने किया था इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 एक्ट आया था, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट आया था 1935 में, वो आपका साइमन कमीशन के लिए बनाया। साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसको लेकर उसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जिस एक्ट से सोर्सेज को लिया गया है वो यही वाला एक्ट है 1935 का। क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को एक न्यू चैप्टर ऑफ बॉन्डेज? मतलब बॉन्डेज का मतलब एक बॉन्ड के तहत बन गए हैं, ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने ऐसा कहा था। इस बात का ध्यान रखना, 1935 का जो एक्ट है वो न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा चाह रहा है ये? हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन टू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? किसी भी कानून के नियम के लिए किसके पास ये हक होता है कि वो डायरेक्ट क्या कर सके? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही रहता है, आर्टिकल 143। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रपोजल है जो रिलेट करता है डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको हटाने के लिए जो कौन सा प्रपोजल जो भी आता है वो कौन से हाउस में आता है? वो राज्यसभा में आ सकता है, बिकॉज राज्यसभा को ही वो चेयरमैनशिप संभालते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो कुछ भी मिसकंडक्ट होगा तो उन्हीं लोगों को पता चलेगा क्या हुआ है, इसलिए वहीं से वो आपका प्रपोजल उठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रेसिडेंट अगर विश करते हैं कि रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो अपना एड्रेस जो रेजिग्नेशन लेटर है किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को वो देंगे। ठीक है, वैसे आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपना काम कर सकते हैं, मतलब उनका जो कार्यकाल रहता है। लेकिन उनमें ये भी लिखा है कि अगर वो बीच में छोड़ना चाहते हैं, आर्टिकल 56 में ही बता रहा हूँ मैं, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इनमें से कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था लोकसभा से अपने पद से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने से पहले? मतलब उनके खिलाफ में मतदान होना था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आना था, अविश्वास बताना था, उससे पहले ही, वोट गिरने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। वो थे जी चौधरी चरण सिंह। ये इकलौते राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा को फेस नहीं किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेजिस्लेटिव रिलेशन बताता है सेंटर और स्टेट में? तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो पार्ट है पार्ट 11 में दिए गए हैं। कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 11, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दैट इज़ 25 पार्ट्स। मीन्स आपके चैप्टर होते हैं। चैप्टर कितने हैं? 25 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है कोई भी लॉ पास किया जाए अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा किसी भी नियम को अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा आर्टिकल 13 के अंदर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है लेजिस्लेट करने के लिए, चेंज करने के लिए एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट? अगर राज्यों से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट जो है वो चेंज करना चाह रही है तो कौन से आर्टिकल के तहत कर सकती है? आर्टिकल 249 के तहत वो ऐसा कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 214 वेरी गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप याद रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है
कैग को अपॉइंट करने के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लगाता कौन है? राष्ट्रपति जी। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल आपका क्या रहेगा? 148 रहेगा। आर्टिकल 148 इससे डील करता है। और जो 149 आर्टिकल है वो कैग की ड्यूटीज से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है देवनागरी हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा देता है? तो आर्टिकल 343 उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है। आर्टिकल 343 कहाँ लिखा है? ये आपका लिखा गया है पार्ट नंबर 17, संविधान के भाग 17 में ये दिया गया है। प्लस आपको ये भी याद रखना, आर्टिकल 348 जो है वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो इंग्लिश यूज़ होगी। ठीक है, दो चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने ही जो जजमेंट है उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है, दोबारा से उसकी जांच वगैरह वो कर सकता है? तो यहाँ पर आपका याद रहने का तरीका है, आर्टिकल कौन सा रहेगा? तो आर्टिकल 137 रहने वाला है। आर्टिकल 137 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। 130 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ कहाँ लग सकती है, मतलब दिल्ली के अलावा भी वो और कहीं अपनी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 138 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की जो इनलार्जमेंट है जूरिस्डिक्शन की वो बताता है। और 139 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है सर्टेन रिट्स को जारी करने की, उसको रोकने की, उसको एक्सपेंड करने की, वो आपको पता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर्स हैं वो 32 में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 71 में ऐसा दिया गया है। अगर इलेक्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है आर्टिकल 71 में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट पावर्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेंट्रियोरी और क्यू वारंटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट करता है प्रियम्बल को? स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। अपने से जितने भी हम सब नागरिक हैं वो एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। इनमें से ये कौन सा वर्ड कहता है? तो जस्टिस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिबर्टी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इक्वलिटी नहीं होता, फर्टिनिटी होता है। यस, फर्टिनिटी इज़ द राइट वर्ड। फर्टिनिटी मतलब होता है भाईचारा, सबको एक साथ एक परिवार की तरह रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कहाँ है? वो कैसा राइट है? वो एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है कोई भी रिट अगर कैसे? रिस्पोंडेंट वाज नॉट इंटाइटल टू एन ऑफिस ही वाज होल्डिंग, मतलब अगर कोई नागरिक या कोई भी जो व्यक्ति है उस ऑफिस के उसको अपॉइंट नहीं किया, उसको लगाया नहीं गया, फिर भी वो इनकेपेबल होते भी उस चीज़ को संभाल रहा है, तो कौन सी रिट उस पर लगेगी? कौन सी जो प्रिविलेज ले रहा है ना बिना फालतू की, उस पर रिट लगती है कौन सी? ये पूछ रहा है। तो क्यू वारंटो, क्यू वारंटो उस पर लगाई जाती है कि अपनी प्रोग्रेस प्रूफ करो कि आप इस पद के लायक हो, ऐसी लगाई जाती है। तो आर्टिकल 22 ये कहते हैं 32 आर्टिकल के तहत ये लगाई जाती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है? 127 है, 128 है, बाकी ऑप्शन इसके ऊपर है, देख लेते हैं, या 129 है, 130। तो राइट आर्टिकल 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बताता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक रिकॉर्ड का काम करता है। इनमें से कितने नंबर ऑफ जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं? तो 34 आपका राइट आंसर रहेगा, 34। इनमें से 33 अदर जजेस होते हैं और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में देश के सीजीआई कौन है। ठीक है, इनके क्या रिलेशन है? इनके पिता भी देश के सीजीआई रहे हैं, उनका भी नाम लिख के बताइए। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद, जो PIL होती है वो क्या होती है? जुडिशियल एक्टिविज़म होती है, ध्यान रखिएगा, जुडिशियल एक्टिविज़म होती है। इनमें से कौन सा टूल नहीं है लेजिस्लेटिव कंट्रोल का
ओवर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्यपालिका पर कंट्रोल करने का इनमें से कौन सा एक टूल नहीं है, तो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। अगर हाउस कोई भंग कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्ट किए गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय विच बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको अपॉइंट किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको अपॉइंट किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस भारत के जो राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है? अपॉइंट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं या ढूंढे जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर होगा अपॉइंट किए जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है इसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, नागालैंड बिल्कुल सही मैच है, 37B में असम बिल्कुल सही मैच है, 371C में मेघालय नहीं आता बच्चों, इसमें मणिपुर आता है, ये ध्यान रखना। और 371D में आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्टली मैच है, यहाँ पर आना चाहिए था मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा इनमें से सेक्शन है जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में आया था, जो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ बीन प्रोवाइडेड। अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं एक्शन के दौरान, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, तो किस में लिखा गया है? आर्टिकल 14A में लिखा गया है। ठीक है, गुड फेथ में किसी भले के लिए प्रोटेक्शन करते हैं तो 14A में लिखा गया। द पॉलिसी दैट डील्स विद द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स और एक्सपेंडिचर से जो पॉलिसी डील करती है उसको क्या कहते हैं? हम सबको पता है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी में बजट भी होता है और बजट के अंदर एक्सपेंडिचर भी और इनकम भी, दोनों चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। विच टर्म इज़ नॉट यूज्ड इन प्रियम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, रिपब्लिक है, हमारे देश के खुद के नियम हैं, इंटीग्रिटी सब अखंडता बनाए रखते हैं। फेडरल शब्द वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्वेश्चन का 33 का आंसर हो जाएगा फेडरल नहीं है, सोशलिस्ट तो हम हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हमारे में 3 प्रकार के हैं, सबको पता है। इमरजेंसी के प्रोविजंस जो हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 तरह की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है डज़ नॉट हैव ए बेंच एट विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच इनमें से कौन सी जगह पे नहीं है? तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नागपुर दिया है, पणजी दिया है, पुणे दिया है, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में नहीं बैठता है बॉम्बे का जो बेंच होता है। ठीक है, जजेस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप से डील करता है? तो पार्ट 2 है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन एडमिट करता है नए स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में? तो ये एडमिट करेगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट लॉ बनाता है जिससे वो किसी भी नए स्टेट को एडमिट कर लेता है, अपने अंदर संभाल लेता है, इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनी बिल जो है ऑर्डिनेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर राज्य की विधानसभा में मनी बिल आता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ होम, किसकी रिकमेंडेशन से आता है? तो गवर्नर की रिकमेंडेशन से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपर हाउस जो स्टेट का होता है जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, जो राज्य का उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। जो राइट टू वोट है वो मेंशन किया गया है कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, किससे रिलेटेड पार्ट में? तो लेजिस्लेटिव कौन सा पार्ट हुआ? तो इलेक्शन में दिया गया है, राइट टू वोट तो इलेक्शन में दिया गया है, ऑप्शन 4। कौन से आर्टिकल में? 326 में। और आर्टिकल ये कहाँ पड़ता है? ये पार्ट नंबर 15 में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। वोट देने की एज जो है वो 18 है, पहले 21 हुआ करती थी, पर 61 जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, उसमें वोट देने की एज को 21 से 18 कर दिया गया था। अभी 18 साल की उम्र में हम वोट दे सकते हैं। ठीक है,
41। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1950 में किया था, जवाहरलाल नेहरू के समय पे हुआ था। इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन इंटरल्यूटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन नहीं रहे हैं जम्मू कश्मीर के? तो आप देख लेते हैं एक बार, MM अंसारी रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं हम, रचिन कुमार भी रहे हैं, सुजात बोखारी नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनियन टेरिटरी का इंडिया में, वो कौन कंडक्ट करता है? वो उपराज्यपाल कंडक्ट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कंडक्ट करते हैं। जो भी आपका डे टू डे कार्यभार एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वही संभालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है वो कैसे सेटअप किया गया है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया है। आर्टिकल 124 इसको कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा 5th पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए बोला था वो ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर शायद 25 या 24 था, एक बार देख लेना उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं कितनी एज तक? 65 ईयर्स तक। हाई कोर्ट वाले 62 ईयर्स तक। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने काम को संभालेंगे जज को 65 ईयर्स की उम्र तक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन होता है किस चीज़ का? फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 17 और 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? तो वो सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि 17 अनटचेबिलिटी को दिखाता है और 18 यूज़ ऑफ टाइटल को दिखाता है। अबोलिश मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए टाइटल। तो 17, 18 दोनों मिलाकर सोशल इक्वलिटी मतलब समानता समाज में बराबर बनाए रखने की बातें करते हैं। कितनी लैंग्वेज हैं हमारे 8th शेड्यूल में? 22 लैंग्वेज है। पहले कितनी थी? 14, बाद में ऐड की गई, तो अभी टोटल कितनी हो गई है? 22 हो गई है, जिसमें इंग्लिश नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया फंडामेंटल राइट से? तो 44th अमेंडमेंट था जो 1978 में आया था, और उसको लीगल राइट में भेज दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आता था पहले, अब आर्टिकल 300A में आता है पार्ट 12 के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? ऐसा आर्टिकल 323A में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, 323A के अंदर लिखा गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। ओके, टाटा एंड बाय बाय।